Theme 3 Kinship, Caste and Class. Early societies approximately 600 BCE to 600 CE. In the previous chapter, we saw that there were several changes in economic and political life between approximately 600 BCE and 600 CE. Some of these changes influenced societies as well. चैप्टर 2 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अप्रॉक्सीमेटली 600 BCE से 600 CE के बीच में इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ में कई सारे चेंजेस हुए। इनमें से कुछ चेंजेस ने सोसाइटीज को भी प्रभावित किया, जैसे जब एग्रीकल्चर का एक्सटेंशन फॉरेस्ट एरिया में हुआ तो इससे फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो जंगल में रहने वाले लोग हैं उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। क्राफ्ट स्पेशलिस्ट जो कारीगर हैं ये एक डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप के रूप में सोसाइटी में इमर्ज हुए। इसके अलावा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के कारण जो सोशल डिफरेंसेस थे वो सोसाइटी में और ज्यादा शार्प हुए। तो ये जो सारे चेंजेस हुए थे उसको समझने के लिए हिस्टोरियंस ने टेक्सचुअल ट्रेडिशन लिटरेरी सोर्स को यूज किया है। कुछ जो टेक्स्ट हैं इसमें सोशल बिहेवियर के नॉर्म्स लिखे हुए हैं कि समाज में किस तरह से व्यवहार करना है। दूसरे जो टेक्स्ट हैं उसमें उस समय के सोशल सिचुएशंस पर, उस समय के प्रैक्टिसेस, उस समय के रिवाजों पर कमेंट किया गया है, उसको डिस्क्राइब किया गया है। इसके अलावा इन टेक्स्ट में हमें उस समय के सोशल एक्टर्स का भी एक झलक देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि जो किताबें होती हैं या जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं वो एक स्पेसिफिक सोशल कैटेगरी के पर्सपेक्टिव से उनके नजरिए को ध्यान में रख करके इसको लिखा जाता है। और इसीलिए जब भी हम किसी लिटरेरी सोर्स की मदद से, टेक्सचुअल ट्रेडिशन की मदद से या इंस्क्रिप्शन की मदद से हम हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करें, उसमें से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करें, तो हमको ये ध्यान में रखना होगा कि वो जो बुक है उसको किसने कंपोज किया, उसमें क्या कंपोज किया गया, क्या उसमें इंक्लूड किया गया और किसके लिए उस किताब को लिखा गया। इसके अलावा हमको उस टेक्स्ट के लैंग्वेज को भी ध्यान रखना होगा। लैंग्वेज से हमें पता चलेगा कि वो किसको फोकस में रखकर, मतलब उसके जो रीडर्स जो हैं वो किनके लिए वो किताब लिखी गई। और हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि वो टेक्स्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किस तरह से सर्कुलेट हुए, किसके बीच में सर्कुलेट हुई। तो अगर रिटन मटेरियल को, टेक्स्ट को, इंस्क्रिप्शंस को हम केयरफुली स्टडी करें तो हमें सोशल हिस्ट्री जो है उसके बारे में कि हमारे सोसाइटी में आज जो रीति रिवाज हैं उनका ओरिजिन कैसे हुआ, इसके बारे में हमें काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी या सोशल हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में काफी हेल्प मिलेगा। इस चैप्टर में हम लोगों ने फोकस किया है महाभारत। महाभारत जो है इट इज द लार्जेस्ट एपिक और प्रेजेंट फॉर्म में जो है इसमें लगभग 1 लाख वर्सेस 1 लाख श्लोक हैं, जिसमें वाइड रेंज ऑफ सोशल कैटेगरीज, वाइड रेंज ऑफ सिचुएशंस को डिपिक्ट किया गया है। महाभारत जो है ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट का रिचेस्ट टेक्स्ट है। महाभारत इसको कंपोज किया गया लगभग 1000 ईयर्स में। इसको लिखने की शुरुआत लगभग अप्रोक्सीमेटली 500 BCE में हुई और इसको 500 CE तक कंपाइल किया गया। इसमें से जो कुछ कहानियां हैं वो 500 BCE के पहले भी सर्कुलेशन में थी, मतलब 500 BCE के पहले सर्कुलेशन में थी। 500 BCE के आसपास उन्हें पेन डाउन किया गया, उन्हें लिखा गया और इसके डिफरेंट पार्ट्स को अलग अलग समय पर अलग अलग जो लोग थे उन्होंने इसको इसमें इंक्लूड किया
और इस तरह से आज जो है महाभारत में एट प्रेजेंट कितने श्लोक हैं? 1,00,000 श्लोक हैं, एंड इट इज द लार्जेस्ट एपिक ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट और द लार्जेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड। जो महाभारत की सेंट्रल स्टोरी है, ये दो जो सेट हैं कजन्स के, कौरव और पांडव के बीच में लड़ाई के बारे में है। इस टेक्स्ट में सोसाइटी के लिए नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर भी लिखा हुआ है कि डिफरेंट जो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं उन्हें किस तरह से बिहेव करना है, उनके लिए रूल्स रेगुलेशंस क्या होंगे, ये भी डिपिक्ट किया गया है। और महाभारत को पढ़ते समय हमें पता चलता है कि महाभारत के जो प्रिंसिपल कैरेक्टर्स हैं वो ओकेजनली कभी कभार वो इन नॉर्म्स को फॉलो करते हुए दिखाई देते हैं और कई बार वो इन नॉर्म्स को ब्रेक करते हुए दिखाई देते हैं। तो इन नॉर्म्स को जब वो फॉलो करते हैं तो उन नॉर्म्स के साथ जो कन्फर्मिटी है या उन नॉर्म्स से डेविएट होना हमें क्या सिग्निफाई करता है, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे। द क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत। 1919 में एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो कि स्कॉलरशिप का प्रोजेक्ट था, जो कि विद्वानों का प्रोजेक्ट था, इसको शुरू किया गया। किसके लीडरशिप में? एक बहुत ही जाने माने इंडियन जो संस्कृतिस्ट थे, संस्कृत के जो विद्वान थे, V.S. सुकथांकर। तो जाने माने भारतीय जो संस्कृत विद्वान थे V.S. सुकथांकर के लीडरशिप में एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट शुरू किया गया। जो V.S. सुकथांकर की टीम थी, इसमें डजन्स ऑफ स्कॉलर्स थे, बहुत सारे दर्जनों विद्वान थे, और इन्होंने महाभारत के क्रिटिकल एडिशन को प्रिपेयर करने का काम शुरू किया। अब ये क्रिटिकल एडिशन शुरू करना का काम शुरू किया तो इसमें क्या चीज इन्वॉल्व था? इनिशियली शुरू में इसका मतलब ये था कि जो महाभारत के संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, चाहे वो किसी भी स्क्रिप्ट में लिखी गई हैं, उसको कलेक्ट करना, पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में महाभारत के डिफरेंट स्क्रिप्ट्स में लिखी गई संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स को कलेक्ट करना। कलेक्ट करने के बाद टीम ने अब हर मैन्युस्क्रिप्ट में जो श्लोक लिखे गए थे उसको कंपेयर करने का काम शुरू किया और उन्होंने ऐसे वर्सेस को सिलेक्ट किया जो कि ज्यादातर वर्जन्स में कॉमन थे और इन्हें पब्लिश किया गया कई सारे वॉल्यूम्स में। लगभग जब इनको एक कह सकते हैं बुक के रूप में पब्लिश किया गया, जिस बुक के कई सारे पार्ट्स थे, और ये जो वॉल्यूम था इट वाज रनिंग इनटू ओवर 13,000 पेजेस। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में 47 इयर्स का टाइम लगा। दो चीजें इसमें बहुत ज्यादा क्लियर थी कि जो महाभारत का जो संस्कृत वर्जन था इसमें कुछ कॉमन एलिमेंट्स थे। तो महाभारत के संस्कृत वर्जन में जो कहानी थी इंडियन सबकॉन्टिनेंट के किसी भी पार्ट से उसको पाया गया, उसमें कुछ समानता थी, कुछ कॉमन एलिमेंट्स थे, जिसे कि पूरे सबकॉन्टिनेंट में ये कॉमन एलिमेंट्स पाए गए, फ्रॉम कश्मीर एंड नेपाल इन द नॉर्थ टू केरला एंड तमिलनाडु इन द साउथ। इसके अलावा जिस तरह से ये बुक हजारों सालों में इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सर्कुलेट हुई, ये भी क्लियर हो गया कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसमें कई सारे रीजनल वेरिएशंस भी ऐड होते चले गए। ये जो वेरिएशंस जो थे, रीजनल वेरिएशंस, जो कहानियों में जो डिफरेंस आया अलग अलग रीजन्स में, इन वेरिएशंस को जो डॉक्यूमेंट किया गया फुटनोट्स और अपेंडिक्सेस के रूप में, जो कि मेन टेक्स्ट में ऐड थे। तो मेन टेक्स्ट जो क्रिटिकल एनालिसिस प्रिपेयर हुआ था 13,000 पेजेस का, तो उस मेन टेक्स्ट में वेरिएशंस को डॉक्यूमेंट किया गया फुटनोट्स के रूप में, अपेंडिक्सेस के रूप में, और इसमें 13,000 पेजेस में आधे से ज्यादा हिस्से में इन वेरिएशंस को जो है रिकॉर्ड किया गया। तो एक तरह से ये जो वेरिएशंस थे
ये रिफ्लेक्ट होते थे उन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से जिस प्रोसेस ने हमारी अर्ली सोशल हिस्ट्री को शेप प्रोवाइड किया। तो अर्ली सोशल हिस्ट्री को शेप प्रोवाइड किया गया थ्रू डायलॉग्स बिटवीन डोमिनेंट ट्रेडिशंस एंड रेजिलिएंट लोकल आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस। तो हमारी जो अर्ली सोशल हिस्ट्री है वो कैसे बनी? ये जो डोमिनेंट ट्रेडिशंस थे उनका जब जो सॉफ्ट लोकल आइडियाज थे उनके साथ डायलॉग हुआ, मतलब आपस में जब दोनों मर्ज हुए तो हमारी अर्ली सोशल हिस्ट्री जो है वो उसका ओरिजिन हुआ। तो ये जो डायलॉग हुआ डोमिनेंट ट्रेडिशंस एंड रेजिलिएंट लोकल ट्रेडिशंस का, इसको हम समझ सकते हैं कई बार इनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ और कई बार आपस में इनमें सहमति भी हुई। तो अर्ली जो सोशल हिस्ट्री है उसके बारे में जो हमारी स्टैंडिंग है वो हमारी जो उसको लेकर के हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो पता चलती है उन संस्कृत टेक्स्ट से जो कि ब्राह्मणों ने ब्राह्मणों के लिए ही लिखी थी। जब सबसे पहले सोशल हिस्ट्री के इशू को एक्सप्लोर किया गया हिस्टोरियंस के थ्रू 19th एंड 20th सेंचुरीज में, तो उस समय जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने इन संस्कृत टेक्स्ट के फेस वैल्यू को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी और उन्होंने ये माना कि इन किताबों में जो कुछ भी लिखा गया होगा उसको एक्चुअली प्रैक्टिस में लाया जाता होगा, उसका पालन किया जाता होगा। बाद में जब स्कॉलर्स ने दूसरे ट्रेडिशन की बुक्स को पढ़ा, दूसरे ट्रेडिशन की बुक्स जो कि रीजनल लैंग्वेज में लिखी हुई थी जैसे पाली में, प्राकृत में और तमिल जो टेक्स्ट थे उनको पढ़ा और उनको पढ़ने के बाद उन्होंने ये समझा कि जो नॉर्मेटिव संस्कृत टेक्स्ट थे उसे अथॉरिटेटिव माना जाता था, उसकी वैल्यू ज्यादा थी, लेकिन कई बार उन पर भी क्वेश्चन रेज किया जाता था, उन पर भी प्रश्न उठाए जाते थे और अक्सर उनको रिजेक्ट भी कर दिया जाता था। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो संस्कृत टेक्स्ट हैं वो किसने लिखे, किसके लिए लिखे और क्या जो हमारे जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं संस्कृत टेक्स्ट हैं क्या उनको हमेशा फॉलो किया जाता था या उनको रिजेक्ट भी किया जाता था। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम इस चैप्टर को आगे डिस्कस करेंगे। किनशिप एंड मैरिज, अर्ली रूल्स एंड वेरिड प्रैक्टिसेस। जो संस्कृत की किताबें हैं, संस्कृत जो टेक्स्ट है उसमें कुल वर्ड को यूज किया गया है परिवार के लिए, फैमिली को डेजिग्नेट करने के लिए और जाति इस वर्ड को यूज किया गया है एड्रेस करने के लिए किस चीज को, लार्जर नेटवर्क ऑफ किंग फोक। जो लार्जर नेटवर्क है किंग फोक का मतलब रिश्तेदारों का, उन सबको कलेक्टिवली एड्रेस करने के लिए जाति वर्ड यूज किया गया है। और जो वंश वर्ड है इसको यूज किया गया है लीनिएज जो है इसके लिए। फाइंडिंग आउट अबाउट फैमिलीज। आज हम लोग फैमिली जो वर्ड है इसको ग्रांटेड ले लेते हैं, उसको बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देते, लेकिन हम सब ने ये जरूर नोटिस किया है कि सारे परिवार एक जैसे नहीं होते, फैमिलीज एक दूसरे से डिफर करती हैं। इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स, परिवार में सदस्यों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से डिफर करती हैं। उनका आपस में रिलेशन किस तरह है उस बेसिस पे डिफर करती हैं और किस तरह की एक्टिविटीज को वो शेयर करते हैं, इन सब के बेसिस पे जो परिवार है एक दूसरे से डिफर करते हैं। एक परिवार के जो लोग होते हैं वो आपस में फूड शेयर करते हैं, दूसरे रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, एक साथ रहते हैं और रिचुअल्स जो हैं, जो रीति रिवाज, जो त्योहार हैं उनको एक साथ मनाते हैं। जो परिवार है वो रिलेटिव जो रिश्तेदारों का एक लार्जर नेटवर्क है उसका एक हिस्सा है। जो रिलेटिव्स इसके लिए ज्यादा टेक्निकल जो टर्म है, इसके लिए जो टेक्निकल टर्म यूज किया जाता है दैट इज
किंग फोक। जो फैमिली टाइज होती हैं, पारिवारिक संबंध, इनको नेचुरल माना जाता है और ज्यादातर फैमिली मेंबर्स के बीच में जो रिलेशन है ये ब्लड पे बेस्ड होता है। तो परिवार के सदस्यों के बीच में ब्लड रिलेशंस होते हैं, लेकिन सबके बीच में ब्लड रिलेशंस भी नहीं होती। कुछ जो सोसाइटीज हैं उनमें कजन्स को भी ब्लड रिलेशंस का पार्ट माना जाता है, उनको भी फैमिली का पार्ट माना जाता है, बल्कि कुछ में नहीं। जब हम अर्ली हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं तो वहां पर जो इतिहासकार हैं उनके पास जो एलीट फैमिलीज हैं, जो रूलिंग क्लास थे, उनकी फैमिली हिस्ट्री को ट्रेस करने के लिए हिस्टोरियंस के पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है, लेकिन ऑर्डिनरी लोगों के जो फैमिलियल रिलेशनशिप है उसको रिकंस्ट्रक्ट करना काफी डिफिकल्ट होता है हिस्टोरियंस के लिए, क्योंकि उसके लिए एडिक्वेट रिसोर्स उनके पास अवेलेबल नहीं है। जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने फैमिलीज को लेकर के जो एटीट्यूड्स हैं उसको भी एनालाइज करने की कोशिश की है। किनशिप, जो रिश्तेदारियों, किंग फोक के बीच में जो को लेकर के जो एटीट्यूड्स हैं उसको भी एनालाइज करने की कोशिश की है, क्योंकि ये परिवार या रिश्तेदारी ये किस लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें लोगों की थिंकिंग के बारे में, लोगों की सोच के बारे में पता चलता है, और लोग कैसे सोचते थे, उनका जो शेप है उनके एक्शन को शेप प्रोवाइड करता है, और उनके जो एक्शंस हैं वो उनके एटीट्यूड में शेप या चेंज जो है को दिखाते हैं। द आइडियल ऑफ पेट्रिलिनी, क्या हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कब किंगशिप रिलेशंस में चेंज आया? तो इसको समझने के लिए एक तरह से अगर महाभारत को हम स्टडी करते हैं तो महाभारत जो है उसकी सेंट्रल स्टोरी क्या है? तो महाभारत जो है ये पावर एंड लैंड को लेकर के दो ग्रुप जो है कजन्स के, इनके बीच में लड़ाई को महाभारत में डिस्क्राइब किया गया है। दो जो ग्रुप्स थे कजन्स के, कौन थे? कौरव और पांडव। इनके बीच में लैंड एंड पावर को लेकर के वॉर हुआ। दोनों कौरव पांडव सिंगल रूलिंग फैमिली को बिलोंग करते थे। किसको? कुरु वंश को बिलोंग करते थे। जो कुरु ये एक डोमिनेंट रूलिंग लीनिएज था, एक इंपॉर्टेंट महाजनपद का। अल्टीमेटली ये जो आपका कॉन्फ्लिक्ट था कौरव और पांडवों के बीच में, इसका एंड एक लड़ाई के रूप में हुआ जिसको कि महाभारत नाम से जानते हैं। इस लड़ाई में पांडव दे इमर्ज्ड एज विक्टोरियस, पांडव की जीत हुई, और इसके बाद पैट्रिलिनियल सक्सेशन वॉज प्रोक्लेम। पैट्रिलिनियल सक्सेशन को प्रोक्लेम किया गया, उसको जो कह सकते हैं कि उसकी घोषणा की गई। पैट्रिलिनी इट वॉज एग्जिस्टेड प्रायर टू द कंपोजिशन ऑफ एपिक। महाभारत के पहले भी पैट्रिलिनियन फॉर्म ऑफ सक्सेशन पाया जाता था, लेकिन महाभारत की सेंट्रल स्टोरी के बाद, महाभारत के बाद अब ये जो पैट्रिलिनियल सक्सेशन जो है ये और ज्यादा कंसोलिडेट हो गया। पैट्रिलिनी में क्या होता है? पैट्रिलिनी इट मीन्स ट्रेसिंग डिसेंट फ्रॉम फादर टू सन, ग्रैंडसन एंड सो ऑन। पैट्रिलिनियल सक्सेशन में क्या होता है? फादर के बाद जो बेटे होते हैं वो सक्सेसर होते हैं, वो फादर के रिसोर्सेज को क्लेम करते हैं। तो राजा की डेथ के बाद अगला राजा कौन होगा? राजा का बेटा होगा। ज्यादातर जो रूलिंग डायनेस्टीज 6th सेंचुरी BC ऑनवर्ड्स, तो रूलिंग डायनेस्टीज ने दिस जो पैट्रिलिनियल सिस्टम ऑफ सक्सेशन उसको फॉलो किया। बेशक इसमें कुछ वेरिएशंस भी देखने को आए। जब किसी राजा की डेथ होती थी और राजा के कोई बेटा नहीं होता था, तो उस केस में राजा का भाई या राजा के भाई के बच्चे अगला रूलर
होते हैं। तो पैट्रिलिनी एंड मैट्रिलिनी, दे आर द टू important terms. These two important words you have to keep in your mind for board exam point of view. Patrilineal, as we have discussed, it means tracing descent from father to son, grandson and so on. पितृ वंशिकता, जहाँ पे पिता के बाद बेटे। तो अगर आपको फैमिली ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना है तो फादर के बाद बेटा, बेटा के बाद पोता, इस तरह से बेस्ड होगा। हेड ऑफ फैमिली हमेशा मेल मेंबर होगा। मैट्रिलिनी, ये जो टर्म है, इट इज यूज टू डिसेंड इट्स ट्रेस थ्रू द मदर। इसमें जो है मदर के थ्रू डिसेंड को ट्रेस किया जाता है। यहाँ पे हेड ऑफ फैमिली हमेशा मदर्स या फीमेल मेंबर्स होती हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि 600 BC के बाद पैट्रिलिनियल फॉर्म ऑफ सक्सेशन इट वाज प्रोक्लेम्ड, और ज्यादातर जो रूलिंग फैमिलीज थी उन्होंने इसको अडॉप्ट किया। लेकिन कई एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस थे, वहां पर जो रूलर्स थी जैसे प्रभावती गुप्त, उन्होंने भी पावर को होल्ड किया, पावर को एक्सरसाइज किया। ध्यान हमको ये रखना है कि पैट्रिलिनी इट वाज नॉट यूनिक टू रूलिंग फैमिलीज। पैट्रिलिनी ये सिर्फ रूलिंग फैमिलीज तक ही लिमिटेड नहीं था। अगर हम ऋग्वेद में जो मंत्र हैं उनको देखते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि जो वेल्दी पीपल थे, जो ब्राह्मण थे, जो कि सोसाइटी में हाई स्टेटस को क्लेम करते थे, उन्होंने भी पैट्रिलिनी को फॉलो किया। प्रोड्यूसिंग फाइन सन्स, यहाँ पर ऋग्वेद के एक मंत्र के कुछ पार्ट को जो है डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ पे प्रीस्ट एक मैरिज रिचुअल को कंडक्ट करते समय, शादी के समय इस श्लोक को पढ़ता है, और ये श्लोक आज भी हिंदू वेडिंग्स में इस श्लोक का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो फादर है वो कन्यादान के समय बोल रहा है कि आई फ्री हर फ्रॉम हियर बट नॉट फ्रॉम देयर, आई हैव बाउंड हर फैमिली देयर सो दैट थ्रू द ग्रेस ऑफ इंद्र शी विल हैव फाइन सन्स एंड बी फॉर्चुनेट इन हर हस्बैंड्स लव। तो पिता शादी के समय, कन्यादान के समय कह रहे हैं कि मैं आपको यहाँ से फ्री करता हूँ, यहाँ से आजाद करता हूँ, लेकिन वहां से आजाद नहीं करता, और इंद्र के ग्रेस से इनको फाइन जो सन्स हैं वो अचीव हो फ्यूचर में, और इनको हस्बैंड का लव भी मिले। तो ये जब ऋग्वेद लिखा गया था उस समय प्रिंसिपल डीटीज में इंद्र जो थे, इंद्र ऋग्वैदिक काल के मुख्य देवता थे जिनको वेल्लोर, वॉरफेयर और रेन के लिए जाना जाता था। इस श्लोक में हेयर एंड देयर जो वर्ड यूज हुआ है, ये किसके लिए यूज हुआ है? हेयर फॉर फादर्स हाउस एंड देयर फॉर husband's house. Rules of marriage. Before discussing this subtopic, we will see the types of marriage. Terms used in the subtopic. Endogamy. It refers to marriage within a unit. This could be a kin group, caste, or group living in the same locality. जो endogamy है, इसमें जो है शादी अपने ही यूनिट में होता है। ये जो यूनिट है ये रिश्तेदारों का यूनिट हो सकता है, अपना कास्ट हो सकता है, या फिर सेम लोकेलिटी में रहने वाले लोगों के बीच में शादी होती है। एक्सोगेमी, इट रिफर्स टू मैरिज आउटसाइड द यूनिट। इसमें जो आपका किन ग्रुप है इसके बाहर, रिश्तेदारी के बाहर शादी होना, that is called exogamy. Polygyny, it is the practice of a man having several wives. And polyandry, it is the practice of a woman having several husbands. While sons were important for the continuity of the patrilineage, जो सन थे वो वंश चलाने के लिए, पिता का वंश चलाने के लिए, उसकी कंटिन्यूटी के लिए जरूरी थे। लेकिन इस फ्रेमवर्क में लड़कियों को दूसरे तरीके से देखा जाता था।
इनका फादर के रिसोर्सेज पर या हाउस होल्ड रिसोर्सेज पर कोई भी क्लेम नहीं था। इसके अलावा इनकी शादी जो है ये आउटसाइड द किन, तो इनकी जो शादी है रिश्तेदारी के बाहर सही समय पे करना जरूरी माना जाता था। इस सिस्टम को एक्सोगेमी बोला जाता है, लिटरली मीनिंग मैरिंग आउटसाइड द किन। इसका ये भी मतलब था कि उन फैमिलीज जो फैमिलीज हाई स्टेटस क्लेम करती थी, उन फैमिलीज में जो यंग गर्ल्स थी, जो वुमेन थी, उनके लाइफ को केयरफुली रेगुलेट किया जाता था, केयरफुली कंट्रोल किया जाता था, ये इंश्योर करने के लिए कि इनकी शादी सही समय पर सही इंसान से हो। इससे आगे चलकर कन्यादान का जो कॉन्सेप्ट है वो आगे बढ़ा। कन्यादान, गिफ्ट ऑफ अ डॉटर इन मैरिज, इट वाज एन इम्पॉर्टेंट रिलीजियस ड्यूटी ऑफ द फादर। समय के साथ लड़की का सही समय पे सही इंसान से कन्यादान करना पिता की इम्पॉर्टेंट जो रिलीजियस ड्यूटी माना गया। लेकिन 6th सेंचुरी BCE के बाद जब नए टाउन्स, नई सिटीज इमर्ज हुई तो सोशल लाइफ काफी कॉम्प्लेक्स हो गया। अब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, दूर और पास के लोग आपस में मिलने लगे, सामान बेचने के लिए, सामान खरीदने के लिए, और जब वो आपस में एक जगह के लोग दूसरी जगह जाते थे, आपस में मिलते थे, तो वो अपने व्यूज को भी एक्सचेंज करते थे, जिसके कारण जो पुराने विश्वास थे, पुराने जो रीति रिवाज थे, उन पर प्रश्न उठने शुरू हो गए। और इस चैलेंज का सामना करने के लिए जो ब्राह्मण थे उन्होंने सोशल बिहेवियर के जो रूल्स थे उनको डिटेल में नोट डाउन करना, उसको कोट डाउन करना या लिखना शुरू कर दिया। और ये जो नॉर्म्स थे दे वर मेंट टू बी फॉलोड बाय द ब्राह्मण्स इन पर्टिकुलर। ये जो नॉर्म्स थे ये माना जाता था कि ब्राह्मणों के लिए लिखा गया है, ब्राह्मण इनका पालन करेंगे। ना सिर्फ ब्राह्मण करेंगे बल्कि पूरी सोसाइटी इसको फॉलो करेगी। और अप्रोक्सीमेटली 500 BCE के बाद से इन जो नॉर्म्स का जो ये नॉर्म्स थे, ये जो रीति रिवाज थे, इनको संस्कृत टेक्स्ट में कंपाइल किया गया, उन संस्कृत टेक्स्ट में जिसे आज हम लोग धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र के नाम से जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो धर्मशास्त्र है या धर्मसूत्र है दैट इज मनुस्मृति। मनुस्मृति ऐसा माना जाता है कि इसको कंपाइल किया गया था अप्रोक्सीमेटली 200 BCE से 200 CE के बीच में। जो ब्राह्मण ऑथर्स हैं धर्मसूत्रों, धर्मशास्त्रों या मनुस्मृति के, वो ये दावा करते हैं कि इनके जो टेक्स्ट में जो पॉइंट्स लिखे गए हैं उन पॉइंट्स को यूनिवर्सली फॉलो किया जाता थी, उनकी यूनिवर्सल वैलिडिटी थी, और उसमें जो लिखा गया उम्मीद की जाती थी हर इंसान उसको ओबे करेगा। लेकिन जितना बुक्स में लिखा गया है, सोशल रिलेशंस रियलिटी में उतने आसान नहीं होते, वो काफी कॉम्प्लेक्स, काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इसके अलावा इंडियन सबकॉन्टिनेंट के रीजनल डाइवर्सिटी को देखते हुए इसके ना सिर्फ रीजनल डाइवर्सिटी थी बल्कि उस समय कम्युनिकेशन फैसिलिटीज भी नहीं थी। इस सब को देखते हुए लगता है कि ब्राह्मणों का जो ये क्लेम है कि इन टेक्स्ट बुक की यूनिवर्सल वैलिडिटी थी, ये कन्विंसिंग नहीं लगती। ये कह सकते हैं हम इससे सहमत नहीं हो सकते, इस पे क्वेश्चन उठना स्वाभाविक है। ये जो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र है इसमें 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज के बारे को रिकॉग्नाइज किया गया है कि शादियां उस समय 8 तरह की होती थी। इसमें फर्स्ट 4 फॉर्म्स ऑफ मैरिज दे वर कंसीडर्ड एज गुड while the remaining were condemned। तो इसमें जो पहली 4 तरह की शादियां थी उनको अच्छी माना गया था, बाकी जो नीचे की 4 तरह की शादियां थी उसको कंडेम किया गया था, उसकी आलोचना की गई थी। ऐसा लगता है कि ये जो नीचे
4 तरह की शादियां थी। दे वर प्रैक्टिस बाय दोज हु डिड नॉट एक्सेप्ट ब्राह्मणिकल नॉर्म्स। इनको वो लोग प्रैक्टिस में लाते थे जो ब्राह्मणिकल नॉर्म्स को, ब्राह्मणों के रीति रिवाजों को नहीं मानते थे। द गोत्रा ऑफ वुमेन, एक काफी इंपॉर्टेंट जो ब्राह्मणों का रीति रिवाज था, ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस था, जिसके बारे में लगभग 1000 BCE के बाद से ही एविडेंस मिलने शुरू हो गए हैं। वो ये था कि 1000 BCE के बाद से लोगों को, स्पेशली ब्राह्मण्स को, डिफरेंट गोत्रों में क्लासिफाई किया गया। जो ब्राह्मण थे वो अलग अलग गोत्रों में डिवाइडेड थे, अलग गोत्र में डिवाइडेड थे। हर जो गोत्र था इट वॉज नेम्ड आफ्टर अ वैदिक शीर। हर गोत्र जो है ये एक वैदिक ऋषि के नाम पर था, और एक गोत्र में जितने भी लोग आते थे वो उस वैदिक ऋषि के वंशज माने जाते थे, उसके डिसेंडेंट माने जाते थे। गोत्र को लेकर के 2 इंपॉर्टेंट रूल्स थे। क्या इंपॉर्टेंट रूल थे? वुमेन दे वर एक्सपेक्टेड टू लिव अप women were expected to give up their father's gotra and adopt that of their husband on marriage, and the member of same gotra could not marry. गोत्र को लेकर के 2 नियम थे। पहला तो सेम गोत्र में शादियां नहीं हो सकती थी, और दूसरा कि शादी के समय कन्या से, लड़की से उम्मीद की जाती थी कि वो अपने फादर के गोत्र को छोड़ के अपने हस्बैंड के गोत्र को अडॉप्ट कर लेगी। तो एक तरीका, क्या ये जो गोत्र को लेकर के जो रूल्स थे उसको कॉमनली उसको सब लोग फॉलो करते थे या नहीं करते थे? तो इसको जानने के लिए हम उन जो मेन एंड वुमेन, उन मेन एंड वुमेन के नेम्स को स्टडी करेंगे। दोज नेम्स विच वर डिराइव्ड फ्रॉम देयर गोत्राज नेम। तो उन पुरुष और महिलाओं के नामों को हम लोग डिस्कस करेंगे जिनके नाम उनके गोत्रों से निकले हुए हैं। और ऐसे जो नाम हैं, the gotra of women. One Brahmanical practice evident from approximately 1000 BCE onward was to classify people in terms of gotra. एक important जो ब्राह्मणों का रिवाज था जिसके बारे में हमें एविडेंस लगभग 1000 BCE के बाद से मिलना शुरू हुआ है कि 1000 BCE के बाद से जो ब्राह्मण्स थे, स्पेशली ब्राह्मण्स, उनको गोत्र के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया था। 16 गोत्र थे और हर गोत्र का नाम जो है वो एक वैदिक शीर, एक वैदिक ऋषि के नाम से निकला हुआ था। तो जो लोग थे उनको गोत्रों में डिवाइड किया गया था। पीपल जर्नली एंड स्पेशली ब्राह्मण्स दे वर डिवाइडेड इन द टर्म्स ऑफ गोत्रास, और हर गोत्र जो है एक वैदिक ऋषि के नाम पे था। एक गोत्र में जितने भी लोग आते थे वो उस वैदिक ऋषि के डिसेंडेंट, वंशज माने जाते थे। गोत्र को लेकर के 2 रूल्स काफी इंपॉर्टेंट थे। पहला ये कि एक गोत्र में शादियां नहीं हो सकती थी, मतलब सेम गोत्र में लड़की और लड़के को नहीं होना चाहिए। दूसरा रूल ये था कि शादी के समय लड़की अपने फादर के गोत्र को गिव अप कर देगी और अपने हस्बैंड के गोत्र को अडॉप्ट कर लेगी। तो ये जो गोत्र को लेकर के रूल्स थे, क्या उसको फॉलो किया जाता था या नहीं? इसको जानने के लिए हम लोग उन मेन और वुमेन के नेम को एनालाइज करेंगे जिनके नाम उनके गोत्रों से निकले हुए थे। एक इंपॉर्टेंट, एक पावरफुल रूलिंग लीनिएज जो है सातवाहन जो है, जिन्होंने वेस्टर्न इंडिया एंड डेक्कन पार्ट में अप्रोक्सीमेटली 2nd सेंचुरी BCE से 2nd सेंचुरी CE में, मतलब 400 इयर्स रूल किया सातवाहन ने। और इन सातवाहन जो रूलर्स हैं उनके नाम को हम लोग एनालाइज करेंगे। सातवाहन रूलर्स के कई सारे इंस्क्रिप्शंस को रिकवर किया गया है, और इन इंस्क्रिप्शंस के थ्रू जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इनके फैमिली टाइज को, स्पेशली मैरिज रिलेशंस को
जो है ट्रेस करने की कोशिश की है, पारिवारिक रिश्तों का पता लगाने का, स्पेशली मैरिज जो रिलेशंस थे उसको पता लगाने की कोशिश की है इंस्क्रिप्शंस की मदद से। सम ऑफ द सातवाहन रूलर्स वर पॉलीगेनियस, जो कुछ सातवाहन रूलर्स ये पॉलीगेनियस थे, दैट मीन्स दे हैड मोर देन वन वाइफ, मतलब कि उनकी एक से अधिक वाइफ थी। और जब सातवाहन रूलर्स जो थे उन्होंने किन औरतों से शादियां की, उन औरतों के नाम को एग्जामिन किया गया तो इससे पता चला कि इसमें से बहुत सारी जो वुमेन थी उनका नाम गोत्रों से निकला हुआ था, जैसे गौतम और वशिष्ठ। गौतम और वशिष्ठ ये गोत्र हैं जो कि उन रानियों के फादर के गोत्र थे। और अगर हम नाम इसको देखते हैं तो ये क्लियर होता है कि इन रानियों ने शादी के बाद अपने फादर के गोत्र को अडॉप्ट किए रखा, जबकि उन्हें अपने फादर के गोत्र को छोड़ के हस्बैंड के गोत्र को अडॉप्ट करना था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और इसमें दूसरा हमें और चीज क्या क्लियर होती है, जब हम इनके मैरिज टाइज को एग्जामिन करते हैं तो पता चलता है कि कुछ जो वुमेन थी दे बिलोंग टू द सेम गोत्र, कुछ जो औरतें थी वो उसी गोत्र को बिलोंग करती थी जिस गोत्र को सातवाहन रूलर्स बिलोंग करते थे। तो ये आपका दोनों एग्जाम्पल्स हमें ये बताते हैं कि जो ब्रह्मैनिकल टेक्स्ट क्लेम करते थे, ब्रह्मैनिकल टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि एक्सोगेमी होनी चाहिए, सेम गोत्र में शादियां नहीं होनी चाहिए, शादियों के बाद लड़कियों को फादर के गोत्र को छोड़ के हस्बैंड के गोत्र को अडॉप्ट करना है, इसको यूनिवर्सली फॉलो नहीं किया जाता था। ना उस समय किया जाता था, आज भी हम लोग देखते हैं कि एंडोगेमी इट इज अ मैरिज विद इन द किन ग्रुप, रिश्तेदारी में ही शादी करना एंडोगेमी। तो सातवाहन रूलर्स ने एंडोगेमी को फॉलो किया। ना सिर्फ सातवाहन रूलर्स ने, आज भी साउथ इंडिया में कई सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं जिसमें एंडोगेमी को प्रैक्टिस में लाया जाता है। और ये जो एंडोगेमी है जो कि किनफोक में ही होती है, इट इंश्योर्ड अ क्लोज निट कम्युनिटी, ये आपस में रिलेशंस को और ज्यादा स्ट्रांग बनाती है। इसके अलावा इंडियन सबकॉन्टिनेंट में दूसरे वेरिएशंस भी पाए जाते हैं, लेकिन वो वेरिएशंस या उस हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना डिटेल में अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, फॉर मदर्स इंपॉर्टेंट, क्या मदर्स इंपॉर्टेंट होती हैं? तो अगर हम सातवाहन रूलर्स के फैमिली लिनिएज को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ जो रूलर्स थे उन रूलर्स के नाम उनके मदर्स के नाम से निकले हुए थे। तो सातवाहन रूलर्स दे वर आइडेंटिफाइड थ्रू मेट्रोनिमिक्स, तो जो सातवाहन रूलर्स थे वो अपने मदर के नाम से आइडेंटिफाई होते हैं। तो इससे हमें एक सजेशन मिलता है कि हाँ, मदर्स उस समय इंपॉर्टेंट थी, लेकिन हमको किसी भी कंक्लूजन में आने के पहले बहुत ही कॉशियस होना पड़ेगा, सतर्क होना पड़ेगा। बेशक बहुत सारे सातवाहन रूलर्स के जो नाम है उनके मदर्स के नाम से निकले हुए थे, लेकिन यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना होगा कि सातवाहन जो रूलर्स थे वहां पर पैट्रिलिनियल फॉर्म ऑफ सक्सेशन वाज अडॉप्टेड।